परिंदे का 8वां पार्ट। सोनिया ने पूछा, कौन? इमरान ने कहा, तुम्हारी तलाश में आने वाले। ओ हाँ। सोनिया चौंक पड़ी। और तुम्हें वहाँ ना पाकर इनका क्या रद्द अमल देखना है और तुम्हें दिखाना है कि वो लोग किस हद तक तुम लोगों के दोस्त हैं। खुदा जाने। इमरान, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कभी अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ मालूम होते और कभी बेहद अक्लमंद। और मुझे लिखना आता तो तुम पर एक किताब लिखती और उसका नाम लिखती मासूम दरिंदा। एक ही साथ में कितनी बातें कर जाती हो। चलो मेरे साथ। मैं इस वक्त खुद को शार्लॉक होम्स महसूस कर रहा हूँ। मेरा मूड चौपट ना करो, इमरान ने कहा। अब कहाँ चलूँ? सोनिया कर आई। एक जगह छुप कर देखेंगे तुम्हारे तलाश करने वालों को। वो बाहर निकले और मुख्तलिफ तोतों की याद लेते हुए ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से वो जगह साफ नज़र आ रही थी। सोनिया ने दोनों मुर्दा भेड़िए भी देखे। कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? इसने सच होकर पूछा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो लोग अब पहुँचने वाले होंगे। सुनो बुद्धू, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा अंदाज़ा दूर से निकले। रग्बी को मेरी बिल्कुल परवाह ना होगी। सबसे पहले इस फिल्म को डेवलप करने के चक्कर में होगा। हरगिज़ नहीं। मेरी अकल कहती है टोनी ने यहाँ जाकर कहा होगा कि मैं एक जगह बेहोश पड़ा मिला और सोनिया मेरी निगरानी कर रही है। खुद उसने ये मुनासिब समझा कि सबसे पहले रील इन लोगों तक पहुँचा दे। सोनिया ने उसे आगे फाड़ कर देखा और बोली थी, मुझे हैरत है तुम इतने बेवकूफ़ दिखते हो लेकिन इतनी जल्दी उसकी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए हो। क्या देख रही हो? इमरान ने मासूमाना लहजे में पूछा। ऐसी मासूमियत से बातें करते हो जैसे रिकॉर्ड बज गया हो। और क्या, लेकिन दुनिया मेरी कदर ना कर सकेगी। शक्ल ही ऐसी है। शक्ल तो बहुत प्यारी है तुम्हारी। सोनिया इमरान के गाल में चुटकी लेकर के पहुंची। नोच खसोट की नहीं होती, इमरान ने सस्की लेकर के बोला। सोनिया हंस पड़ी। भेड़ की खाल में भेड़िए हो तुम। पिछले साल एक भेड़ पीछे पीछे पड़ गई थी। जिधर जाओ पीछे पीछे आ रही थी। मजबूरन मैंने कसाबों में उठना बैठना शुरू कर दिया। फिर तो ऐसे गायब हुई कि आज तक नहीं दिखाई दी। अब तुम मुझे भेड़ कह रही हो। वो देखो, वो आ रहे हैं। 7 आदमियों की पार्टी देखते ही देखते मुर्दा भेड़ियों के करीब पहुंच गए। उनकी आवाज़ ही आसानी सुन सकते थे। यही वो जगह है, मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, उसी वक्त टोनी के बाप ने अपनी इसकी टोनी के पुष्प पर रसीद की और वो होने बर्फ़ पर गिर पड़ा। सोनिया को हंसी आ गई लेकिन उसने ख्याल रखा कि आवाज़ बुलंद ना होने पाए। दूसरी तरफ सोनिया का बाप चीख रहा था, तूने तना छोड़ा ही क्यों था? उसने दूसरी पर स्टिक उठाई लेकिन रग्बी बड़ी फुर्ती से उनके दरमियान में आ गया। उसने बेहद अक्लमंदी का काम किया था, बस अंदाजे की गलती हो गई। तो कितने देर बेहोश रह सकेगा? तुम अपनी बकवास बंद करो। सोनिया का दाड़ा। अगर सोनिया ना मिली तो मैं इसे जान से मार दूंगा और मुझे तुम्हारे मामला से कोई सरोकार नहीं। सब जाए जानूँ मैं। उस वक्त थूक तो मेरे दोस्त और ठंडे दिमाग से थे तलाश करने की कोशिश करें। टोनी उठ गया लेकिन बाप की स्टेक की पहुँच से दूर जा खड़ा हुआ था। शर्मिंदगी ने उसकी ज़ुबानी बंद कर दी थी। अब मुझे क्या करने चाहिए? सोनिया मुस्तरबाना अंदाज में बोली। पापा सचमुच उसे बहुत मारेंगे, लहूलुहान कर देंगे। अच्छा, थोड़ी सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए। आखिर ख़जाने में भी तो हिस्सा बटाएगा ना अपना। बड़े बेदर्द हो तुम। मैं तो चाह रही हूँ। ठहरो। इमरान उसका हाथ पकड़ के बोला, यूँ नहीं जाना है तो बेहोश होकर जाओ ताकि इन्हें मेरा पता ना बता सको। तो तुम मुझे बेहोश करोगे? हरगिज़ नहीं। तुम खुद ही बेहोश बन जाना और होश में आने के बाद इन्हें बताना कि मैंने तुम्हारी कर्णपट्टी पर एक भूसा रसीद कर दिया है। इसके बाद के हालात कल नहीं। हाँ ये ठीक है, लेकिन तुम जाओगे। फिक्र ना करो, किसी और भी तुम लोगों की से ज़्यादा दूर रहूँगा। तुम्हारी हिफाजत करता रहूँगा। अच्छी बात है। तो मैं हुई बेहोश। यहाँ नहीं, दूसरी जगह मेरे साथ। ऐसी जगह होनी चाहिए कि तुम्हें ज़्यादा देर तक बर्फ़ में पड़ा ना रहना पड़े। जल्दी इनकी नज़र तुम पे पड़ जाए। ज़रा सी बात का ख्याल रखते हो। सोनिया ने इमरान के गाल में चुटकी ली। अब मैं चीख पड़ूँगा। हाँ, अगर अब चुटकी नोची तो, इमरान ने कहा। एक मुनासिब जगह पर सोनिया बेहोश होकर इमरान किसी तरह खिसक लिया। अरे इधर देखो। दफ़ातन सोनिया ने किसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर सब उसके करीब पहुँचे। देखो कहीं चोट तो नहीं आई? ये सोनिया के बाप की आवाज़ थी और फिर उसे उठाने वाले थे कि उसने कर्रा कर गड़बड़ ली। सोनी आवाज़ें ना दो, खामोशी से होश में आने दो, रग्बी बोला। फिर कुछ देर बाद वो उठ बैठी और हैरान को नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। रग्बी ने फ़ौरन इमरान से मुतालिक पूछकर शुरू कर दी। कोर्शो से खैर आलूम नज़रों से घूर कर रह गया, कुछ बोला नहीं। होश में आते उसने अपनी चीज़ों का जायज़ा लिया था और मुझसे कहा था कि उसकी कोई चीज़ गायब हो गई है। मुझे मजबूरन टोनी का नाम लेना पड़ा, जो भी यहाँ मौजूद था। बस उसने हाथ उठाकर मेरी बाएं कनपट्टी पर एक हाथ रसीद किया। फिर नहीं मैं जानती कि उसके बाद क्या हुआ।
तुम्हें टोनी का नाम नहीं लेना चाहिए था। रघुवी ने उसी लिहाज में घर गुरशो बुलबुला, तुम उससे इस लहजे में गुफ्तगू नहीं कर सकते, खामोश रहो। रघुवी को राया, उसके तेवर बहुत ख़राब थे, लेकिन फिर उसने बात नहीं बढ़ाई। वापसी खामोशी से हुई। होटल चलकर रघुवी ने टोनी से कहा, मुझे अपने डार्क रूम में ले चलो। चलो तुम यहीं ठहरो, सोनिया जल्दी से बोली। क्यों? टोनी हकलाया, तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। मिस्टर रघुवी जानते हैं कि डार्क रूम कहाँ है? हाँ ठीक है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। रघुवी कहता हुआ आगे बढ़ गया। मैं आराम करना चाहती हूँ। हाँ तुम अपने कमरे में जाओ। सोनिया ने टोनी को भी साथ चलने का इशारा किया और कमरे में पहुंचकर उसे खून नज़रों से घूरना शुरू कर दिया। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुमसे जो हिमाकत सरजद हुई थी, अब उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं रघुवी का एतमाद हासिल करना चाहता था। टोनी ने कहा, ठीक है अब तुम खुद देखोगे। चलो पापा के कमरे में, वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में, वो डाइनिंग हॉल में। अब जो कुछ भी होगा वहीं होगा। क्या होगा? रघुवी डार्क रूम में ना? हाँ तो फिर जब वहाँ से बरामद होगा तो जुमला पूरा नहीं कर पाई, कोई दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस आया। ये क्या भूलगी है? टोनी उछल पड़ा। एक तरफ आने वाला रघुवियों के साथियों में से था। चलो बॉस ने तुम दोनों को तलब किया, वो तुम्हारा बॉस होगा, हमारा नहीं। अब तुम कमरे से निकल जाओ, बगैर इजाज़त के अंदर ना आना। चलो, उसने रिवॉल्वर दिखा के कहा। सोनिया ने झुंझला के पूछा, कहाँ चलें? अपने पापा के कमरे में चलो। पापा के कमरे में रघुवी अपने साथियों समेत मौजूद था और सोनिया के बाप के चेहरे पर शदीद तरीन उलझन के निशान थे। उसने परेशानी से दोनों को देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। रघुवी टोनी को घूरे जा रहा था। तुम लोग मेरे साथ किस किस्म का खेल खेल रहे हो? आखिरकार रघुवी ने कहा। कैसा खेल? वो रील कैसी थी? क्या मतलब? क्या वो भी चली थी? नहीं थी तो वही रेल मुझे गिने, लेकिन जिस तरह ज़ाया हो गई इसका तो तस्वर में नहीं कर सकता। मैं नहीं समझा तुम क्या कहना चाहते हो। जैसे सलूशन में डाला भाग से उड़ गई। नामुमकिन दफन थन कोर्शो पैर भटक कर जा रहा है। इस तरह तुम मुझे अलग करना चाहते हो। उसके नाखून लो रोशो। मैं ठीक कह रहा हूँ, रील पर कब्जा करने यार तुम्हारे नियन में फतूर आ गया है। रघुवी से खून पार निगाहों से गिरा था, घूर रहा था। उसके चारों साथियों के तेवर भी अच्छे नहीं थे। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुमने इस अजनबी की मदद से रील पर कब्जा कर लिया और हमें काट देना चाहते हो। जाने वाली वो रील नहीं थी जो मेरे कैमरे से चुराई गई थी। कोर्शो थूक निकाल कर रह गया, लाजवाब हो गया था। सोनिया मसवाई का अंदाज महसूस करके फिर से बोली, तुम सब जान लो, मैं जाऊँ? निकल जाओ होटल से, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो। अगर तुमने झगड़ा करनी हो चुकी तो पुलिस तुमसे निपट लेगी। ठीक है? रघुवी बुरा सा मुँह बना के बोला, हम चले जाएंगे, लेकिन तुम लोग इस वक्त तक महफूज हो जब तक हम यहाँ आएंगे। मत बोलो कि कुछ दुश्मन बाहर भी ताक में। तुम तीनों तो छोटियों की तमसल दिए जाओगे। सोनिया के जन को झटका सा लगा। बात तो ठीक थी, वो चले जाते हो तो सर पे सवार हो जाते जिन्होंने इसके बाप को घेरा था। हालात ख़राब करने से क्या फ़ायदा मिस्टर रघुवी? दफ़ातन वो नम लहजे में बोली। अगर हम इसी तरह एक दूसरे पर शोभा करते रहे तो दोनों ही मार डाले जाएंगे। अब तुमने अक्लमंदी की बात की। रघुवी बोला, मुझे तस्लीम है कि हम धोखा भी खा सकते हैं। हो सकता है इस वक्त हमें इस हाल में मिला हो कि फिर एक गलत हील हासिल करके बेवकूफ़ बन जाए। वाकई तुम दोनों से ज़्यादा अक्लमंद हो। लिहाजा अब ये बता दो कहाँ छुपा हुआ? ये क्या बकवास है? अच्छा तो तुम लोग शुरू करो अपना काम। रघुवी ने अपने साथियों को कहा। चारे इसके बाप और भाई पर टूट पड़े, इन्हें पिछाड़ो और इनके सीनों पर सवार होकर चाकू खोलने लगे। दोनों की गर्दनें काट दी जाएगी। नहीं नहीं, सोनिया रोते हुए चीखी। खैरो दफातन भाई जानिब से गुर्राहट आई। वो सब बुखलाकर उधर मुतवज्जे हुए। एक अलमारी का दरवाज़ा खुला और एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी उसमें से बरामद हुआ। उसके हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर का रुख रघुवी की खोपड़ी की तरफ था। इन दोनों को छोड़कर पीछे हट जाओ और अपने चाकू ज़मीन पर डाल दो। सोनिया ने उसे पहचान लिया। ये वही शिकारी था जिसने स्केटिंग के दौरान नामालूम आदमियों के खिलाफ उनकी मदद की थी। रघुवी के साथियों ने फ़ौरन उसके हुक्म की तामील की और चाकू फर्श पर डाल दिए। अब तुम इन सबों के हाथ कुछ पर बांध दो। शिकारी ने टोनी से कहा। नहीं कोर्शो जल्दी से बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मेरे दोस्तों के साथ बुरा मत करो। कोर्शो तुम बकवास कर रहे हो। अगर तुम इसे नहीं जानते तो फिर इस कमरे में इसका क्या काम? मैं हर जगह पहुंच सकता हूं। मलकुल मौत नाम है टोनी। मैंने तुमसे कहा था कि पांचों के हाथ कुछ पर बांधो। नहीं टोनी, ये नामुमकिन है। लड़की शिकारी ने सोनिया से कहा। बूढ़े को यहाँ से ले जाओ वरना सबसे पहले इसी को गोली मार दूंगा। पापा बाहर चलो, वो देखो। चलो वरना मैं अपने कपड़े चीर फाड़ कर बाहर निकल जाऊंगी। वो कोर्शो को कमरे से निकाल ले गई। ये तुम क्या कर रही हो? पता नहीं वो कौन है। दोस्ती है, तुम फिक्र ना करो। चलो मेरे कमरे में। खुदावन कैसे मुसीबत में फंस गया। फंसाने आसानी से नहीं मिलते। मैंने इनके बारे में कहीं नावल पढ़े। ओ सोनिया अपने बाप को अपने कमरे में लाई और आरामदेह कुर्सी पर बैठाते हुए बोली, तुम मत बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। टोनी उनमें ताना रह गया, मुझे जाने दो। अलमारी से बरामद होने वाला सबको संभाल लेगा। आखिर वो है कौन मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ देर पहले भी हमारे जाने पर जा चुका है। क्या टोनी ने इससे मुतालिक कुछ नहीं बताया? नहीं। सोनिया ने उसको खौफनाक शक्ल वाले
कारी की कहानी सुनाते हुए कहा, वो कोई भी हमारा हमदर्द, आजकल हमारे हमदर्दों की तादाद बढ़ती जा रही है। इमरान जैसे हमदर्द होगा। सुनिए कुछ नहीं बोली। उसे यकीन था कि कुछ ना कुछ होगा। उसे हैरत थी कि इमरान होटल में कब और किस तरह दाखिल हुआ। शायद किसी ने भी उसे नहीं देखता तो अच्छा खासा हंगामा हो जाता, क्योंकि रघुवी और उसके साथी दूसरे मुसाफिरों से बहुत ज़्यादा पूछगछ कर चुके थे। जिन्होंने इमरान को देखा भी नहीं था उन्हें भी उसका हुलिया याद हो गया होगा। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। आ जाओ, सोनिया ने ऊंची आवाज़ में कहा। दूसरे लम्हे टोनी आए, उसके चेहरे खुशता रहे। वो इमरानी है, उनके दरमियान समझौता हो गया। क्या मतलब? अब वो भी हम में शामिल हो गए। मिस्टर रघवी को इस पर कोई इतराज़ नहीं। इसके साथी भी खुश हैं और इमरान के भेस बदलने की सलाहियत के मुतराते हैं। ये इमरान आखिर है क्या भला? कुर्सी झिंगला कर बोला। उसने अपने बारे में सच्ची बात बता दी। स्टेज का अदाकार है, हमें इससे कैसे रोका? वो भी ख़जाने में हिस्सा बटाना चाहता है। नामुमकिन है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? रघवी उसे तस्लीम कर चुका है। मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। कोरशो उठता हुआ बोला। वो हैगा तुम्हारे कमरे में, मैं इमरान को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते पापा। सोनिया गुस्से में चीखी। बकवास मत करो लड़की, वरना ज़ुबान खींच लूँगा। कोरशो धारा। टोनी ने आँख मारकर सोनिया को खामोश रहने का इशारा किया। कोरशो दनदनाता और कमरे से निकल गया। लेकिन ये हुआ कैसे? मुझे जर्मन नहीं आती। इनके दरमियान जर्मनी में गुफ्तगू हुई थी और रघुवी बेवकूफ़ नज़र आ रहा था। खुदा जाने क्या हो रहा है, मेरा तो सर चकराने लगा। मुझे डर है कि कहीं पापा फिर गड़बड़ ना कर दें। तुम बहुत बेताब हो खजाने के लिए। कौन नहीं होता मुफ्त की दौलत के लिए? ये तुम्हें मुफ्त की दौलत लग रही है? इतनी परेशानी उठाने का जो मुफ्ती की समझो। कल तक इसकी किसी वजूद से भी आगा नहीं था। टोनी ने कहा, तबाही आने वाली है हम पर। दफतन कोरशो फिर कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ तो नहीं है तो फिर डाइनिंग हॉल में होंगे, होटल में नहीं है। टोनी दम्बखुद रह गया। सोनिया उसे हैरत से देखती रही। कोरशो उड़बुनाने लगा। शायद वो मुझे नज़रअंदाज करना चाहते हैं। खुदा कर ऐसे ही हो। सोनिया तब से बोली, सच में थप्पड़ मार दूँगा। टोनी इनके दरमियान आता बोला, फजूल बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा? सवाल तो है कि गए कहाँ हैं? जहन्नुम में। सोनिया कुर्राई। इमरान इन्हें जहन्नुम रसीव कर देगा। दफतन किसी ने दरवाजे को धक्का दिया और वो चौंक पड़े। इमरान सामने खड़ा नजर आया। और तुम तीनों जिंदा रहने चाहते हो तो मेरे साथ निकल चलो। तुम पागल हो गए? तुम मेरे साथ चलो, इन्हें मरने दो। इमरान ने सोनिया से कहा, मैं चलूँगी। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे कोई नहीं रोक सकता, अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, सोनिया ने कहा।